मैं अमरेश कुमार। और इसमें लेखपाल के संदर्भ में या अन्य एग्जामों के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है? हार्मोन्स व एंजाइम। हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर क्या होता है, यह शरीर में इनकी उपयोगिता क्या है, शरीर में कैसे कार्य करते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स और एंजाइम ये दो शब्द होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और अंतःस्रावी विज्ञान अर्थात शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं उसी को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, इसे प्यूटिटी ग्लैंड कहते हैं। दूसरा पीनियल ग्रंथि कहते हैं, मस्तिष्क के मध्य भाग में या पीयूष ग्रंथि अग्रभाग में पाई जाती है। थायराइड गले में पाई जाती है। इसमें दो ग्रंथि, इतने भाग को थायराइड ग्रंथि कहते हैं। जो रेड वाला देख रहे हैं आप, यह पैराथायराइड होती है। यहाँ वक्ष या थोरेक्स में थाइमस ग्रंथि होती है। इसी ब्रिक होता है जो उत्सर्जी अंग के ऊपर स्थित होता है, इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और यह जो अग्नाशय होता है अग्नाशयी ग्रंथि होती है। और यह अंडाशय ओनली फीमेल्स में पाया जाता है, यह मेल में पाया जाता है। अब यहाँ पे आइए कि हार्मोन्स, तो इतना समझ गए हो कि हार्मोन जो होते हैं शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। तो हार्मोन्स और एंजाइम में मूलतः अंतर देख लिया जाए तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन व स्टेरॉइड से मिलकर बने होते हैं। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वह केवल प्रोटीन या अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट्स स्पष्ट कर लीजिए, कहीं कहीं एंजाइम से संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन अथवा अमीनो अम्ल, दोनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे बेसिक रूप में इसको देखा जाए तो अमीनो अम्ल के पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और यही प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इन सभी की चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। और अंतःस्रावी का मतलब होता है, एंडो मतलब इनर होता है, क्राइंस मतलब सीक्रेशन होता है, ग्लैंड मतलब ग्लैंड्स होती हैं। और यह अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, यह शरीर के इतने भाग को मस्तिष्क कहते हैं, इतने भाग को वक्ष कहते हैं, उदर कहते हैं। यही शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथियां ही होती हैं। इसमें पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और अधिवृक्क। और इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। आपातकालीन ग्रंथि का अभिप्राय होता है कि यह शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम सहायता करती है और इसी से आपातकालीन हार्मोन्स भी निकलते हैं। और इसमें से जो आपातकालीन हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन्स होते हैं। इसकी डिटेल से पढ़ेंगे तो बताएंगे। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह एक क्रियाओं को करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, अर्थात एक क्रिया को करने के बाद या नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा जो होते हैं, यह जितने भी एंजाइम्स होते हैं वह एक क्रिया को करने के बाद नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात इसका उपयोग शरीर के अगली क्रियाओं में भी किया जा सकता है। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं यह शरीर के स्थानीय अंगों से निकलते हैं। स्थानीय अंगों का अभिप्राय होता है जैसे आप मुख गुहा होती है, मुख गुहा में एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन पाए जाते हैं। उसी प्रकार से स्टमक में जठरस निकलता है, जैसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उसी प्रकार से छोटी आंत में ये इसे स्थानीय ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा चौथा होता है कि इनका जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार बहुत ही कम होता है, लेकिन जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका अणुभार बहुत अधिक होता है। और इसी के आधार पर इनका अध्ययन, हार्मोन्स का अध्ययन एक पॉइंट्स होता है अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आप देखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहले पॉइंट आता है कि ग्रंथि ग्लैंड, और इन्हीं ग्लैंड्स का अध्ययन अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान या इसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं।
और एंडो का मतलब होता है इनर, INNER। क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन या निकलना। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है उसे अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को माना जाता है। और इसी के बाद से शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहले ग्रंथि की परिभाषा देख लीजिए। जैसे ग्रंथि का अभिप्राय होता है रस्सी को जब कई बार फोल्ड करते हैं तो गांठ के समान रचना बन जाती है। उसी प्रकार से शरीर में जो पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं विशेष प्रकार के उत्तकों के बार बार मुड़ने से, विशेष प्रकार के उत्तकों के बार बार मुड़ने से एक गांठ के समान रचना बन जाती है। और इसी में होता है जैसे शरीर में एक होती है उपकला उत्तक के बार बार मिलने से एक गांठ के समान रचना बन जाती है, इसे उपकला उत्तक कहते हैं। और इसी में गांठ के समान रचना बन जाती है और इसी को ग्रंथ के नाम से जानते हैं, बार बार मोड़ने से बन जाती है। और हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है बाह्यस्रावी, पहला जो होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि इसको इंग्लिश में एक्सोक्राइन कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की परिभाषा होती है ऐसी ग्रंथि जिससे निकलने वाले हार्मोन्स नलिकाओं के माध्यम से अंगों तक जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कि यह क्या होती है, एक ग्रंथि होती है, कोई भी ग्लैंड है, ग्लैंड्स है। और मान लीजिए शरीर का कोई भी यह अंग है, ऑर्गन्स है, कोई भी अंग या ऑर्गन है। और इसमें हार्मोन्स को यहाँ तक जाने के लिए क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं। अर्थात इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वह नलिकाओं के माध्यम से जाते हैं, नलिकाओं ट्यूब के माध्यम से जाते हैं। इसी के कारण बाह्यस्रावी ग्रंथियों को एक ग्रंथि के नाम से जानते हैं, नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, युक्त ग्रंथि। और इसको डक्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, डक्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स निकलते हैं यह नलिकाओं के माध्यम से जाते हैं। और इसी अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स इसमें होता है लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, इसे स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। और दूसरा होती है अश्रु ग्रंथियां होती हैं, अश्रु ग्रंथियां होती हैं, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड होता है। और तीसरा जो होता है लार ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, इसके बाद से तेल ग्रंथियां होती हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां सीबेसियस ग्लैंड होती है। और इसके बाद से श्वेत ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्लैंड होती है। और इसी के बाद से इन ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियों के एग्जाम्पल आते हैं। इसी के बाद से दूसरी प्रकार की जो ग्रंथि होती अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी हो गई, दूसरा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड इसे कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। और अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता होती है कि इससे हार्मोन्स तो बनते हैं लेकिन शरीर के अंगों तक, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्रंथि होती है और कोई भी यह अंग होता है, कोई भी अंग होता है तो, और यह ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, लेकिन इससे हार्मोन्स तो इसके अंदर बनते हैं लेकिन यह शरीर के अंगों तक जाने के लिए इसमें कोई भी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यह रुधिर में डायरेक्ट छोड़ दिए जाते हैं और उसी के माध्यम से रुधिर में यह डिजॉल्व होकर घुल कर क्या होती है, अंगों में जाती है। तो इसी के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम दे दिया जाता है नलिका विहीन ग्रंथि,
इसका नाम दे दिया जाता है नलिका विहीन ग्रंथि, विहीन ग्रंथि, ग्रंथि। इसे डक्टलेस ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। और इस डक्टलेस ग्लैंड इसे क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और इसे नलिकाएं क्यों कहते हैं कि इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। और इस डक्टलेस, इस अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो एग्जाम्पल के अंतर्गत फिगर में आप जो देख रहे हैं, फिगर में इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या होती है? पीयूष ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं? इसके एग्जाम्पल क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथ। इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, या इसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होती है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड होती है। यह दोनों ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं, यानी पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अग्र भागों में पाई जाती है, या पीनियल ग्रंथि मध्य भागों में पाई जाती है। तीसरा जो होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड होती है, और थायराइड ग्लैंड का यह गले में पाई जाती है। इसको आप देख रहे हैं जो हरे रंग की होती है थायराइड ग्रंथि होती है, और इसी के बीच में जो दो ग्रंथियां होती हैं उसका नाम होता है पैराथायराइड ग्रंथि होती है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड होती है। और इसी के बाद से इसके अगला एग्जाम्पल होते हैं थाइमस ग्रंथि होती है। क्या होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। यानी फिगर में जितने आप देख रहे हैं, यह पैंक्रियास को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वह क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल होते हैं। पीयूष ग्रंथ, पीनियल ग्रंथ, थायराइड। इसमें नंबरिंग कर लीजिए कि पहला पीयूष ग्रंथ, दूसरा पीनियल ग्रंथ, तीसरा थायराइड ग्रंथ, चौथा थाइमस ग्लैंड्स होता है, पांचवा आधिवृक्क ग्रंथि होती है, छठवां अंडाशय ओवरी ओनली फीमेल्स में पाई जाती है, सातवां वृषण होता है, टेस्टिज होता है। तो इन ग्रंथियों के यहाँ एग्जाम्पल्स होते हैं। इस फिगर से आप नोट कर सकते हैं जो नंबरिंग दिए हैं, जिस फिगर में केवल इसको छोड़ दिया जाए तो। और तीसरी जो ग्रंथि होती है, तीसरी जो ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि होती है। ध्यान दीजिएगा, तीसरी जो ग्रंथि होती है वह मिश्रित ग्रंथि होती है। तीसरी जो ग्रंथ मिश्रित ग्रंथि, सी जो होती है मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और इसे मिश्रित ग्रंथ इसलिए कहते हैं कि इसमें अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसी कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और यह मिश्रित ग्रंथि जो होती है शरीर में पाए जाने वाले, शरीर में इसका पोजीशन होता है, यह आमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पत्ते के आकार की संरचना होती है, और यह शरीर में अकेले ही प्रतिनिधित्व करती है मिश्रित ग्रंथि का, जिसे अग्नाशयी ग्रंथि या पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स कहते हैं। और इस ग्रंथि में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इससे बहुत से हार्मोन्स भी निकलते हैं। इसमें अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ से अग्नाशयिक रस भी निकलता है, अग्नाशयिक रस भी निकलता है, लेकिन यहाँ से एंजाइम हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो इस ग्रंथि में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 क्या होता है? अल्फा सेल्स होता है, अल्फा सेल्स। दूसरा जो होता है बीटा सेल्स होता है, तीसरा जो होता है गामा सेल्स होता है, और चौथा जो होता है पी सेल्स अथवा इसे डेल्टा सेल्स के नाम से जानते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इससे हार्मोन्स निकलते हैं, इन सभी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। फर्स्ट जो होता है ग्लूकागॉन हार्मोन्स, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स, इसकी हिंदी भी वही होती है। और तीसरा जो होता है बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स, हार्मोन्स। और इसके बाद से यहाँ से गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स। और पी सेल से इसके कार्य ज्ञात नहीं होते हैं। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट वनडे के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्लूकागॉन का श्रावण कहाँ से होता है? ग्लूकागॉन का जो श्रावण होता है अल्फा कोशिकाओं से होता है, या अल्फा कोशिकाओं का श्रावण किससे होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकागॉन। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण किस सेल से होता है? बीटा सेल से होता है, या बीटा सेल्स कौन से हार्मोन्स का श्रावण करती है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स गामा सेल से स्रावित होता है,
और यहाँ इसके कार्य ज्ञात नहीं है। और इनके इम्पोर्टेंट्स देख लीजिए, इनके इम्पोर्टेंट बहुत संक्षेप में देख लीजिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि यह कैसे कार्य करते हैं, इसका आगे बेसिक रेफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यह शरीर में कोई भी ब्लड वेसल्स होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, या कोई भी रुधिर वाहिनियाँ होती है, इसको रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं, रुधिर वाहिनियाँ इसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। और यहाँ से देखिएगा कि जब यह रुधिर में ग्लूकागान हार्मोन स्रावित होता है तो यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ग्लूकागान, यहाँ से देखिए पहला, ग्लूकागान जब स्रावित होता है तो यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। इसी के कारण इस ग्लूकागान हार्मोन्स को हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। और यह जब स्रावित होता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा जो होता है इंसुलिन, यह इंसुलिन जो हार्मोन्स जो होता है, इस हार्मोन्स का जब स्रावित होता है, इस हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है कि रुधिर में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है कि रुधिर में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। इसी के कारण इस इंसुलिन हार्मोन्स को हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए दोनों शब्द सिमिलर दिखाई देते हैं लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस होता है। यह हाइपर मतलब अधिक होता है और हाइपो मतलब अल्प होता है। तो यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डायबिटीज रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो यह डायबिटीज हार्मोन्स निकलने लगता है। यह दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 जो होता है 10% जेनेटिक होता है और टाइप 2 जो होता है 90% ऐसे व्यक्ति में होता है जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, तो इसके कारण यह डायबिटीज हो जाता है। और इसी से इम्पोर्टेंट, इस डायबिटीज से इम्पोर्टेंट से एक रोग होता है ग्लूकोमा, जो आंखों में दिखाई देना बंद कर देता है। और सोमैटोस्टैटिन का मुख्य कार्य होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि यह ग्रहण किए हुए भोजन की उपयोगिता को लंबे समय तक बनाए रखने का कार्य करता है। सोमैटोस्टैटिन का मुख्य कार्यकर्ता होता है कि ग्रहण किए हुए भोजन की उपयोगिता को लंबे समय तक बनाए रखने का कार्य करता है, जिसके कारण ऊर्जा बहुत अधिक समय तक शरीर को मिलती है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत शारीरिक रूप से कम भोजन भी करते हैं तो स्वस्थ होते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों में सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स की कमी होती है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि ग्रहण किए हुए जो भोजन होता है उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है, रफली यूज होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, यह व्यक्ति बहुत अधिक समय तक खाते रहते हैं। तो इसका ध्यान दीजिए कि जिसमें अधिकता होती है या सामान्य मात्रा निकलता है वो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ग्रहण किए हुए भोजन की उपयोगिता को बनाए रखना होता है। इस प्रकार से जिसमें कमी होती है उसमें ग्रहण किए भोजन की उपयोगिता नहीं बन पाती है। इसके बाद से थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।